नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कहानियाँ हमारे समाज का आईना होती है। हर कहानी समाज में हो रही अच्छाइयों या बुराइयों को उजागर करती है, लेकिन सभी कहानियाँ हमें कुछ न कुछ सिखाती हैं। हमारी आज की कहानी एक पति द्वारा बार बार अपमानित पत्नी की दर्द भरी कहानी है, लेकिन एक माँ के इशारे पर चलने वाले बेटे ने आखिर अपने ही माँ को वृद्धाश्रम क्यों भेज दिया। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अगर बहुएं सास ससुर को माँ बाप माने तो वृद्धाश्रम की ज़रूरत नहीं होगी। बात है तो सच, लेकिन क्या पूरा सच है? बबीता सोच में पड़ गई। ना चाहते हुए भी दिल में चुभन हुई और वो दर्द आंखों के रास्ते बाहर निकल आया। वो दर्द, वो चुभन मानो कल की ही बात हो, जब बबीता विदा होकर आई, आंखों में कुछ रंगीन सपने लिए और एकदम अनजान परिवार में कुछ सहमी हुई, कुछ सकुचाई हुई। बड़े परिवार की बड़ी बहू, जिम्मेदारी तो होगी, पर माँ बाप की स्नेहिल छत्र छाया भी तो होगी। सास ससुर भी तो माँ बाप ही होते हैं। माँ ने उसे समझाते हुए कहा था, देख बेटा, सास ससुर अगर कभी कुछ कह दे, डांटे तो बुरा नहीं मानना। अब से वही तेरे माँ बाप हैं और वही तेरा घर। माँ ने कम शब्दों में उसे बहुत कुछ कह दिया था। बबीता को कोई आपत्ति भी नहीं थी माँ की इस समझाइश पर, क्योंकि उसे तो घर के बड़े हमेशा से ही बरगद के पेड़ की तरह लगते। एक ऐसा पेड़ जिसकी छाया हमेशा शीतल होती हो। ऐसे कई परिवार उसने देखे भी थे। तभी तो उसने बैंक अधिकारी के इकलौते लड़के के रिश्ते को ठुकरा कर इस साधारण से निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लिए हाँ कह दिया था। इस परिवार में विवाह के लिए हाँ कहने की एक वजह और भी थी, उसके पीहर की आर्थिक परिस्थिति, जो उस बैंक अधिकारी से विवाह के लिए रोकती थी। अगर वह हाँ कहती तो उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक पापा विवाह करवाने में गले तक कर्ज में डूब जाते। फिर राधा और सौर्य भी तो हैं, उनका क्या होगा? तू ये सब बातें मत सोच बेटा, पढ़ा लिखा लड़का है, हाँ कर दे। रही बात राधा और सौर्य की, तो मैं हूँ ना, सब देख लूंगा। पापा की लाचार आंखों में बेटी के उज्जवल भविष्य के सपने थे। पापा, अभी उन्होंने आपको सिर्फ ऐसे ही हाँ कहा है, उन्होंने चिट्ठी पत्री भेजी है क्या? वो बोले थे ना जाते समय, हम जवाब लिखकर भेज देंगे। एक एक दिन कर करीब 20-22 दिन गुजर गए। घर में सभी लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए और बबीता स्कूल और ट्यूशन में। बच्चों की तिमाही परीक्षा होने वाली थी। बबीता अपने स्कूल में व्यस्त थी, तभी उसने पोस्टमैन को देखा। पत्र लिए पोस्टमैन खड़ा था। पोस्टमैन उसे पत्र देकर चला गया। उसने पत्र लिया और खोलकर पढ़ना शुरू किया। वीरेंद्र जी, हमें आपकी बिटिया पसंद है। विवाह की तारीख और बाकी सब तय करके हम आपको बता देंगे। बाकी सब मतलब क्या? शायद दहेज ही हो। बबीता ने अपनी बुद्धि दौड़ाई और पत्र छुपा कर रख दिया। अभी तक हैदराबाद से जवाब नहीं आया बबीता की माँ? नहीं, अभी तो नहीं आया। बबीता वहाँ से हट गई। पापा कहीं उसकी आंखें न पढ़ लें। नए सिरे से शुरुआत हुई रिश्ता देखने की। अमन के साथ रिश्ते की बात चली। अमन घर का सबसे बड़ा बेटा, उससे छोटे 4 भाई बहन और माँ बाबा। एक ऐसा निम्न मध्यम वर्गीय परिवार जो तंगी का मतलब जानता था। फिर परिवार था भी बड़ा, सो बबीता ने शादी के लिए हाँ कर दी। बेटा, तुझे सच में पसंद है ना अमन? पापा मन में सशंकित थे। आखिर अपनी बेटी को माँ बाप से ज्यादा कौन जानता है? हाँ पापा, शादी संपन्न हो गई। आखिर विदाई की बेला आ ही गई। अभी कुछ समय पहले दूरदर्शन पर मूवी देखी थी, पिया का घर। बार बार गाना कानों में गूंज रहा था। वो छोटा सा घर, ढेर सारे लोग, वो ननद देवर की चुहल, सब कुछ वैसा ही तो दिखाई देता है। मन में नववधू के सपने और कहीं कुछ संकोच का मिला जुला भाव लिए विदाई हो गई बबीता की। वह सोच रही थी एकदम नए माहौल में वो कैसे रहेगी। माँ पापा के बिना, भाई बहन कोई भी नहीं होगा वहाँ पर, लेकिन सभी तो हैं घर में, माँ पापा भाई बहन, और फिर अमन तो है ही। अमन का नाम जहन में आते ही उसने पास बैठे अमन को देखा। अमन ने अपने होठों को सिकोड़कर गोल कर दिया। शर्मा कर रह गई बबीता। विवाह की तैयारी और रस्मों को निभाते निभाते निढाल हो चुकी बबीता ने भय, लाज और अपने पति अमन पर विश्वास कर ससुराल में पहला कदम रखा। घर में मौजूद दूर के रिश्ते में लगने वाली ननद देवरानी जेठानियों की मीठी सी चुहल हंसी मजाक उसे गुदगुदा रही थी। चावल के कलश को पांव के अंगूठे से छूते ही माँ की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी,
भीख मांगता है क्या तेरा बाप जो ऐसे ही भेज दिया तुझे? और भी अनगिनत वाहियात गालियाँ। आंखों से चिंगारियाँ बरस रही थी उनके। बबीता की आंखें भी बरसने लगी। उसने बड़ी दयनीयता के साथ अमन की ओर देखा। तो वो कोई गलत बोल रही हैं क्या? तू मेरे से कोई उम्मीद मत रखना। तुझे रहना है तो रह, नहीं तो जा भाई अपने बाप के यहाँ। अमन ने अपना फैसला सुना दिया। एक पल को बबीता बहुत डर गई। क्या वो सच में चली जाए यहाँ से? एक ही दिन में वापस मायके? सौर्य तो फिर भी लड़का है, पर राधा का क्या? बड़ी बेटी विवाह के दूसरे दिन ही मायके वापस आ जाए तो छोटी के विवाह में बाधा तो आएगी ही। और फिर लोग तो उसे ही गलत कहेंगे, क्योंकि वजह चाहे जो भी हो, गलती लड़की पर ही थोप दी जाती है। फिर अमन से शादी का फैसला उसका अपना ही था। पापा तो वैसे भी उससे ना कह रहे थे। बस बबीता ने अपने त्याग, प्रेम और समर्पण से सास ससुर, छोटे बड़े सदस्यों के साथ अमन का दिल भी जीतने की कोशिशें शुरू कर दी। पर रोज की वही किचकिच सास की, दहेज के लिए पापा को दी गई गालियां और माँ को उसे संस्कार नहीं दिए जाने के ताने। हर रोज उसकी कोशिशों को, उसकी सहनशक्ति को लात मारकर बाहर फेंक देते। दहेज के पैसों की जगह उसकी सेवा, त्याग और समर्पण नहीं ले पा रहे थे। धीरे धीरे बबीता के साथ मारपीट भी शुरू कर दी गई। कल मुही इतनी मार खाकर भी यही टुकड़े तोड़ती है, जाती क्यों नहीं अपने बाप के यहाँ? बबीता रोकर रह जाती। अमन, मैं स्कूल ज्वाइन कर लूं? बबीता ने डरते डरते पूछा। क्यों, तू भूखे मर रही है क्या? अमन का यह टेढ़ा जवाब उसे आहत कर गया। बबीता चुप रह गई। कहाँ तो बबीता ने सोचा था गरीबी में जीने वाले लोग हैं, उसके पापा की लाचारी को जरूर समझेंगे, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा था। समय बीतता गया। बबीता अब 2 बच्चों की माँ थी। उनकी देखभाल और घर की सारी जिम्मेदारियां निभाते निभाते समय बीतते जा रहा था। बच्चों की मासूम मीठी मुस्कान उसे सब कुछ भुलाने में मदद करती थी। बच्चे भी माँ को होने वाली तकलीफों को समझने लगे थे। माँ, बस 2-3 साल और है, फिर मैं जॉब कर लूँगा, आप दुखी मत हो, मैं हूँ ना। उसका 18 साल का बेटा जब उससे ये कहता तब उसके दिल पर बहुत ठंडक महसूस होती। पर रोज की इस तनाव और अत्याचार भरी जिंदगी ने उसे ब्लड प्रेशर और शुगर का मरीज बना दिया था। अब बबीता को हर वक्त थकावट, सिर दर्द और कमजोरी बनी रहने लगी थी। अमन को उसकी सेहत और उससे कोई मतलब नहीं था। समय बदल गया था। सास का दुष्ट और आताताई स्वभाव उनके अन्य बच्चों को उनसे दूर ले गया था। वे पहले ही सतर्क होकर अपनी बीबियों को साथ लेकर अलग निकल गए थे। फिर वह दिन भी आ गया जब सचिन अपनी जॉब से छुट्टी लेकर घर आया और माँ को वही दादी की गालियाँ और पापा का थप्पड़ खाते देख गुस्से से चीख कर बोला, बस अब और नहीं पापा, मैं अपनी माँ को यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। आपकी माँ आपको प्यारी है और मुझे मेरी दादी भी, लेकिन अब मेरी माँ पर कोई हाथ उठा कर दिखाए। बचपन से देख रहा हूँ वो सब कुछ करती हैं, सिर्फ दादी के लिए ही नहीं, घर के हर सदस्य के लिए, फिर भी मार खाती हैं क्योंकि दहेज ज़्यादा नहीं लाई। मुझे भी मेरी माँ प्यारी हैं, कभी तो उनके प्रति आप अपनी जिम्मेदारी समझकर पति होने का फर्ज निभाएंगे, पर नहीं, आप सिर्फ अधिकार जता सकते हैं। मैं उन्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। सचिन, ऐसा नहीं कहते बेटा। बबीता भी सन्न रह गई थी। सचिन का ऐसा रूप उसने पहली बार देखा था। इससे पहले तो दादी की सेवा करने में वो ही अव्वल रहता था। रोज दादी के पैर दबाना, दादी से कुछ कुछ बातें करना, ये तो उसका रोज का ही नियम था। पर आज ये क्या हो गया है इसे? माँ, मैं जानता हूँ आपको बुरा लग रहा है मेरा व्यवहार, पर माँ, आपके साथ मैंने और शिवी ने भी बहुत कोशिश की है दादी जी का दिल जीतने की, उनको बदलने की, पर नहीं, दादी तो अब नहीं बदलेंगी इस उम्र में, पर पापा तो समझदारी दिखा सकते हैं ना। बस मुझे कुछ कहना सुनना नहीं, आप अब यहाँ नहीं रहेंगी। सचिन ने माँ का हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। सुबह की ट्रेन से सचिन उसे अपने साथ ले गया। बबीता अपने इस छोटे से बेटे को अचानक बड़ा होकर माँ को संरक्षण देते हुए देख रही थी, मानो वह कोई छोटी बच्ची हो और सचिन पापा की जगह खड़ा हो गया हो। शाम होते ही दोनों दिल्ली पहुँच गए। माँ, आप हाथ मुँह धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ।
बबीता खिड़की से खुला आसमान देख रही थी। वह आज बहुत खुश थी। आज कई सालों बाद उसने खुलकर सांस ली थी अपने बेटे की बदौलत। बबीता सचिन के इस रूप को देखकर संतुष्ट थी कि वह माँ के साथ साथ अपनी पत्नी का भी ध्यान रखेगा। वह दोनों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। बबीता को आसमान की तरफ ताकते देख सचिन बोला, आपने अगर सही समय रहते या कदम उठाया होता तो आप भी खुश रहती और हमारा बचपन भी नहीं छीनता। उधर अमन सचिन को फ़ोन करके धमकी देते हैं, वापस कभी मत भेजना तेरी माँ को, मैं सब संभाल लूँगा। ओके पापा, अभी तक तो आपकी ही मर्जी चली है ना, आगे भी आप ही की चलेगी। आप नहीं बोल रहे हैं ना उन्हें भेजने के लिए तो ठीक है, कहकर फ़ोन काट दिया सचिन ने। अमन सारे कामों के लिए बाई रख ली थी, पर माँ की कड़वी जुबान के चलते कोई टिक नहीं पाती थी। अमन को बबीता को वापस बुलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि अपनी गलती कभी न मानने की आदत से लाचार थे। सो फ़ोन करके कह दिया कि माँ को मैं वृद्धा आश्रम भेज रहा हूँ। ठीक है पापा, आपकी माँ है, आपको जो सही लगे करो। आखिरकार माँ को वृद्धाश्रम भेज ही दिया गया। बबीता रोने लगी, वो कैसे रहेंगी वहाँ? माँ, आपको लग रहा है कि मैं वहाँ दादी को रहने दूँगा, पर पापा और दादी को एहसास दिलवाना ज़रूरी है। दादी को बदलना असंभव है, पर पापा उनको बदलना ही पड़ेगा। माँ, मैंने जब से होश संभाला देख रहा हूँ, पापा सिर्फ और सिर्फ दादी की बात सुनते हैं, बिना सच जाने, बिना कुछ समझे, और फिर आपके साथ मारपीट दादी की खुशी के लिए। और दादी जो गंदी गंदी गालियाँ आपको और नाना नानी को देती हैं, क्या है ये? माँ, क्या दहेज और सोना आपकी सेवा से बढ़कर है? और फिर अगर ऐसा है तो दादी कभी चाचा चाची के यहाँ क्यों नहीं रह पाती हैं? बबीता की आंखें रो रो कर लाल हो रही थी, समझ नहीं पा रही थी सचिन जो कह रहा है वो सही है या जो कर रहा है वो। माँ, हमेशा सहन करते जाना समझदारी और समस्या का हल नहीं है। समय रहते आपने अगर आवाज़ उठाई होती और विरोध किया होता तो गालियां भले देते, मारने की हिम्मत तो कतई नहीं करते। खैर, 1 2 3 करके 1 महीना गुजर गया। माँ को वृद्धाश्रम गए हुए। माँ का मुँह भी साथ ही गया था, पर वहाँ सुनने और सहन करने के लिए बबीता नहीं थी, और ना ही पैर दबाने, सिर में तेल डालने के लिए। सचिन का दिल भी अपनी दादी के लिए तड़पता था। एक दिन सचिन बबीता को दादी से मिलवाने के लिए वृद्धा आश्रम ले गया। दादी बबीता को देखते ही फूट फूट कर रोने लगी और बबीता के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। बबीता के आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने माँ को उठाकर गले से लगा लिया और सचिन की तरफ कातर नेत्रों से देखने लगी। सचिन जैसे माँ की मनसा समझ गया और दादी को वृद्धा आश्रम से अपने घर ले आया। अब दादी बिल्कुल बदल चुकी थी। आज दादी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह फिर माँ से माफ़ी मांगते हुए कहने लगी, बेटा, मैंने तुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी हमेशा सेवा की और मैंने तुझसे गालियों से ही बात की। मैं वृद्धाश्रम में ही रहने लायक हूँ, मुझे वहीं पड़े रहने देते। बबीता ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, माँ, पिछली बातों को भूल जाइए और नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अमन अपने घमंड के साथ अकेले रह रहा है। दोस्तों, बहुओं को लोग बहुत आसानी से दोष दे देते हैं बुजुर्गों को वृद्धाश्रम भेजने का, लेकिन हमेशा बहुएं गलत नहीं होती हैं। कभी कभी सास ससुर भी गलत होते हैं। एक दूसरे घर की लड़की सब कुछ अपना छोड़कर एक नए परिवार में शामिल होने आती है। हमें उसे मान सम्मान और प्यार देना चाहिए। कुछ घरों में बहुओं के साथ बहुत अत्याचार होता है, लेकिन उन्हें अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, कभी भी सहना नहीं चाहिए, क्योंकि अन्याय करने वाले से बड़ा अन्याय सहने वाला होता है। बहुत लड़कियां अपने मायके की परिस्थिति को देखते हुए आवाज़ नहीं उठा पाती हैं, तो अमन जैसे लोगों का मन बढ़ता चला जाता है। अगर वह पहली बार में ही आवाज़ उठाएं तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी। फ्रेंड्स, यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।